बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बेटा, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी लॉस को डिस्कस किया। उसमें हमारे पास एडिशन लॉ, मल्टीप्लिकेशन लॉ। मल्टीप्लिकेशन लॉ में हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन लॉ फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स को डिस्कस कर लिया था, लेकिन साथ में ना हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन लॉ फॉर डिपेंडेंट इवेंट्स भी देखा था, लेकिन उससे रिलेवेंट अभी तक हम लोगों ने कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया। अब अगर आपके पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें हमारे पास मल्टीप्लिकेशन लॉ फॉर डिपेंडेंट इवेंट यूज होता हो, तो उस क्वेश्चन की नेचर होगी कुछ इस तरह से, जैसे क्वेश्चन नंबर 13 है और इसको हम लोगों ने सॉल्व कैसे करना है वो प्रॉपर मेथड के जरिए मैं आप लोगों को अभी गाइड कर देता हूं। अब सबसे पहले आप देखें, कहते हैं अ डाइस इज रोल्ड। तो यहां से हमें पता चल गया कि हमारे पास टोटल आउटकम्स 6 हैं, मतलब जो हमारे पास सैंपल स्पेस है वो 1 2 3 4 5 6, उसमें ये 6 आउटकम्स हमारे पास शामिल हो जाती हैं। फिर कहते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 3। अब देखें, यहां पर एक इवेंट है, अ नंबर ग्रेटर देन 3, फिर गिवन दैट, और हमने कहा था जहां पर ये गिवन दैट का वर्ड आपके पास आ जाए, समझ लेना कि वहां पर मल्टीप्लीकेशन लॉ फॉर डिपेंडेंट इवेंट्स है कि ये इवेंट एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करें। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाती है, गिवन दैट इट इज एन इवन नंबर। अब यहां पे जरा गौर से देखें, आप चाहें तो इसको इवेंट ए कह दें, गिवन दैट से पहले वाले को, गिवन दैट के बाद वाले को आप इवेंट बी कह दें। इवेंट ए के जरा नंबर देखें, आउटकम देखें, अ नंबर ग्रेटर देन 3। तो बताएं कौन कौन से नंबर होंगे अगर एक डाइस को रोल करें? तो 4, तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या बन जाएंगी? 3 बाय, आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब गिवन दैट के बाद वाला इवेंट, इवेंट बी, और वो इवेंट क्या है? इवन नंबर, इट्स एन इवन नंबर। अब देखें इसकी आउटकम्स मेरे पास क्या क्या बन जाएंगी इवन नंबर्स के लिए। और मैंने आपसे कहा था बेटा, चाहे एडिशन लॉ है या मल्टीप्लिकेशन, और से पहले एक अलग से इवेंट और के बाद एक अलग से इवेंट। जब और से पहले हों तो बाद वाले इवेंट को नहीं देखना, जब और या एंड की या गिवन दैट के बाद हों तो पहले वाले इवेंट को नहीं देखना। इन दोनों को अलग अलग इवेंट देखना है कि एक डाइस रोल किया तो उसके ऊपर इवन नंबर आना, तो वो मेरे पास 2 4 एंड 6 है। ऑल राइट, अब देखें आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या बन जाएगी, इज इक्वल टू, ये बात समझ आ गई होगी आप लोगों को। अब इन दोनों में देखें क्या कोई कॉमन आउटकम है? क्या? तो ये इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी का भी आपको पता चल गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और ये प्रोबेबिलिटी क्या है आपके पास? 2/6, राइट। अच्छा, गिवन दैट से पहले वाले इवेंट को आपने इंडिपेंडेंट इवेंट कंसीडर करना है। जिसकी प्रोबेबिलिटी आप फाइंड कर रहे हैं, तो हमने प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करके देनी है? अ नंबर ग्रेटर देन 3, हमने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करके देनी है। इसको आपने डिपेंडेंट इवेंट कंसीडर करना है। फिर कंडीशन लग जाती है, गिवन दैट से मुराद है कंडीशन अप्लाई हो रही है, और गिवन दैट के बाद वाले नंबर को आप लोगों ने कहना है इंडिपेंडेंट इवेंट। गिवन दैट के बाद वाले इवेंट को आप लोगों ने कहना है इंडिपेंडेंट इवेंट। अब मुझे बताएं कौन सा इवेंट पहले अकर होगा? इंडिपेंडेंट इवेंट पहले अकर होगा। और इस प्रोबेबिलिटी को हम लोग किस तरह से लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट इवेंट बी हैज अकर। ऐसा नहीं है, जिस तरह से मैंने नेम लिखे थे मैंने वैसे ही किया, प्रोबेबिलिटी की जगह पे पी,
किसकी? इवेंट ए की, गिवन दैट इवेंट बी हैज अकर। अब इसका फार्मूला मेरे पास क्या बनेगा? इसका फार्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये बनेगा। ऑलराइट, अब इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या है? डिवाइडेड बाय इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी क्या है? और जब इसको सॉल्व किया तो इस क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी क्या है? 2/3 और आपका क्वेश्चन सॉल्व। ये है प्रॉपर मेथड मल्टीप्लिकेशन लॉ फॉर डिपेंडेंट इवेंट। आई होप कि आप लोगों को समझ आ चुकी होगी, ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, ये था प्रॉपर मेथड जस्ट फॉर नॉलेज। आपने ऐसा नहीं करना, एग्जाम में बैठे हुए आप लोगों ने ऐसा नहीं करना। अब बात आती है कि भाई एग्जाम में हम लोगों ने क्या करना है, इसे हम लोग कहते हैं रिड्यूसिंग आउटकम मेथड। क्या? रिड्यूसिंग आउटकम मेथड। देखिए, एक डाइस की कितनी आउटकम्स हैं? तो हम लोग प्रोबेबिलिटी से आउट ऑफ 6 फाइंड कर रहे हैं। अब हम लोगों ने इसको रिड्यूस करना है कि हम आउट ऑफ 6 ना फाइंड करें। अब क्या करना है, गिवन दैट के बाद वाले इवेंट को सबसे पहले सॉल्व करो। गिवन दैट के बाद वाले इवेंट को सबसे पहले सॉल्व करो। गिवन दैट के बाद वाला इवेंट कौन सा है? इवन नंबर। कौन कौन से हैं इवन नंबर? 2, 4, 6। भूल जाओ कि आपके पास सैंपल स्पेस 6 आउटकम्स का है, आपके पास ये सैंपल स्पेस है 2, 4, 6। अब देखिए सैंपल स्पेस में कितनी आउटकम्स हैं? 3। पहले कितनी थी? 6 रिड्यूस हो गई। तो ये है रिड्यूसिंग आउटकम मेथड। अब आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है आउट ऑफ 3। आउट ऑफ 3 में गिवन दैट से पहले देखें कौन सा इवेंट है ग्रेटर देन 3। तो 2, 4, 6 में से देखो ग्रेटर देन 3 कितने नंबर्स हैं? ये आपके फेवर में चले गए। कितने में से? क्वेश्चन सॉल्व। ऑलराइट, ये मेथड है जो आपने एग्जाम में सॉल्व करना है। ये मेथड फिर से सुनो। गिवन दैट के बाद वाले इवेंट की आउटकम्स देखें, वो आपकी टोटल आउटकम बन जाएंगे। और इसमें से आपने देखना है कि फर्स्ट इवेंट के लिए फेवरेबल आउटकम कौन सी है। तो ग्रेटर देन 3 के लिए अब सिर्फ 4 और 6 था इसमें, तो वो 2 फेवरेबल आउटकम है और आपका क्वेश्चन सॉल्व। ये है मल्टीप्लिकेशन लॉ फॉर डिपेंडेंट इवेंट्स। ऑलराइट, एनी इशू? अब बेटा आप इनसे रेलिवेंट अपने तमाम क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी, बेसिक प्रोबेबिलिटी से रेलिवेंट तमाम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। इस प्रोबेबिलिटी से ही बिल्कुल रिलेटेड, मतलब प्रोबेबिलिटी तो नहीं, मतलब इससे रिलेटेड हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है जिसे हम लोग कहते रहते हैं एक्सपेक्टेड नंबर। क्या कहते रहते हैं? एक्सपेक्टेड नंबर। वो एक्सपेक्टेड नंबर फॉर डिफेक्टिव आइटम्स भी हो सकता है, वो फॉर गुड आइटम्स भी हो सकता है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम लोग चलते हैं एक छोटी सी एग्जांपल्स की तरफ और इसके कॉन्सेप्ट्स की तरफ, और वो है कुछ इस तरह से। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। अच्छा बेटा, इस एक्सपेक्टेड नंबर को अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूं ना, तो इसका मतलब होता है मीन वैल्यू, कि आपने इस रैंडम वेरिएबल की एवरेज वैल्यू फाइंड करके देनी है, इसकी एक मीन वैल्यू फाइंड करके देनी है। उसे हम लोग कहते रहते हैं, प्रोबेबिलिटी में हम लोग कहते रहते हैं एक्सपेक्टेड नंबर। इसका ताल्लुक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से है। इससे पहले एक और डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग पढ़ चुके हैं जिसे हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते रहते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि भाई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में एक वेरिएबल होता है, उस वेरिएबल को उसकी फ्रीक्वेंसी से रिप्रेजेंट किया जाता है। एम आई राइट? एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल को उसकी फ्रीक्वेंसी से रिप्रेजेंट करना, उसको कहा जाता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर इधर बात करें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो मतलब एक रैंडम वेरिएबल को अगर हम लोग उसकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज के साथ रिप्रेजेंट करें तो उसे कहा जाता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके,
कि अगर x के साथ फ्रीक्वेंसी आ जाए तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अगर x के साथ हो, x से मुराद है रैंडम वेरिएबल, उसको अगर उसकी प्रोबेबिलिटी से रिप्लेस कर दो, रिप्रेजेंट कर दो, तो उसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो भाई आप मीन वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या फार्मूला यूज करते थे अपने पास? मीन वैल्यू फाइंड करने के लिए आप फार्मूला यूज करते थे समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन, और ये उस टाइम पे जब x के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी हो। मैंने कहा कि आज x के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, आज उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ x, मतलब इस x की वैल्यू की प्रोबेबिलिटी है। भाई कोई फर्क नहीं है। अब यहां पर देखें भाई, सिर्फ क्या करना है, इस f को रिप्लेस कर देना है किसके साथ? p ऑफ x के साथ, और यहां पर भी हमारे पास आ जाएगा ऑलराइट। तो ये फार्मूला क्या बन गया? समीशन, देखिए अब 5 को 3 से मल्टीप्लाई करूं या 3 को 5 से, कोई फर्क तो नहीं है ना, तो मैं इसे लिख सकता हूं समीशन x p ऑफ x एंड डिवाइडेड बाय समीशन p ऑफ x। क्या ये बात आप सब बच्चों को समझ आ गई? ये है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में मीन की वैल्यू, जिसे हम एक्सपेक्टेड नंबर कहते हैं। ऑलराइट, ये बात क्लियर है? मुझे बताएं प्रोबेबिलिटीज का सम कितना होता है? 1। तो बताएं क्या मैं समीशन p ऑफ x लिखूं? जब इसने होना ही हमेशा 1 के इक्वल है, तो क्या मुझे लिखने की जरूरत है? तो भाई 1 लिखने की मुझे जरूरत नहीं, आप इसको खत्म कर दो, ना लिखो, ये लो। तो मीन का क्या फार्मूला बन गया? समीशन x p ऑफ x, और अब इसको यहां पर हम क्या नाम देंगे? एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल, जिसे डिनोट किया जाता है ex के साथ। ऑलराइट, एनी शो, तो ये फार्मूला लिखा हुआ है ex एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल इज इक्वल टू समीशन x p ऑफ x। क्लियर है ये बात? अच्छा, अब नेक्स्ट देखें, जब आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन था तो क्या आप सिर्फ मीन की वैल्यू फाइंड करते थे या उसका स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर सकते थे, वेरिएंस फाइंड कर सकते थे? तो आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में भी उसका स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए ये हम लोग किस तरह से फाइंड करेंगे। मुझे बताएं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास क्या होता था? ये देखें समीशन x स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। अच्छा, ये अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो, समीशन f x स्क्वायर माइनस समीशन f x डिवाइडेड बाय समीशन f। क्या आपको ये बात याद आई? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने का फार्मूला। तो बेटा अब अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, सिर्फ फर्क किस चीज का आएगा कि जहां पर समीशन f है वहां पर समीशन p ऑफ x आ जाएगा। ये बात क्लियर हुई आपको? यहां पर भी अब ये क्या बन जाएगा? समीशन p ऑफ x, हम इसको कुछ यूं लिखेंगे, समीशन x स्क्वायर p ऑफ x। कोई एतराज? और ये इस तरह से। अब समीशन p ऑफ x का आंसर क्या होता है? 1। तो ये भी तो लिखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, तो ना लिखो भाई, ये जब डिनोमिनेटर है ही 1 तो आपको लिखने की जरूरत है। तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रैंडम वेरिएबल
क्या बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ समीशन एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स माइनस स्क्वायर ऑफ समीशन एक्स पी ऑफ एक्स। ऑलराइट, यार ये एक्स पी ऑफ एक्स क्या है, समीशन एक्स पी ऑफ एक्स एक्सपेक्टेड नंबर, ऊपर पढ़ा तो इसको भाई एक्सपेक्टेड नंबर से रिप्लेस कर दो। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप यहाँ पर इसको आके मीन की वैल्यू से रिप्लेस कर देते थे, यहाँ पर इसको किससे रिप्लेस कर दोगे, एक्सपेक्टेड नंबर से। और अगर इसको विदाउट अंडर रूट आप लिख लें तो ये वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल बन जाएगा। कोई क्या फार्मूलाज की समझ आ गई है? अच्छा अब चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। भाई मैंने कहा कि 4 कॉइन्स आर टॉस्ड, फाइंड द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ हेड पेयर्स। चाहे हेड हो चाहे टेल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो वो कहते कर देंगे। अब बेटा इससे पहले क्या होता था, इससे पहले कहता था 4 कॉइन्स आर टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 heads appear, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 2 heads appear। मतलब वो बताता था कि वेरिएबल कौन सा है जिसकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। यहाँ पे कहते हैं एक्सपेक्टेड नंबर, मतलब आपने हर एक सिचुएशन बतानी है 4 कॉइन्स टॉस करने की। अब हेड के लिए सबसे पहले रैंडम वेरिएबल की सिलेक्शन करेंगे। कैसे भाई, आप उसे कहेंगे कि भाई 4 कॉइन्स को टॉस करूं, ये एक्सपेक्टेड है कोई भी हेड ना आए, 0, तो एक्स की पहली वैल्यू आपके पास 0 आ जाए। ओके, 4 कॉइन्स को टॉस करूं, 1 हेड आ सकता है। 4 कॉइन्स टॉस करूं, 2 हेड आ सकते हैं। 4 कॉइन्स टॉस करूं, 3 हेड आ सकते हैं। 4 कॉइन्स टॉस करूं, चारों के चारों हेड आ सकते हैं। या इसके अलावा और कोई है? तो 0 से लेकर 4 तक ये रैंडम वेरिएबल है। आई होप कि आपको एक्स की वैल्यूज की समझ आ गई। अब आपने जाना है और आपने ये देखना है कि 4 कॉइन्स टॉस करूं, 0 हेड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। 4 कॉइन्स टॉस करूं, 0 हेड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अब आपने इनके सामने इनकी प्रोबेबिलिटीज लिखनी है। 1 हेड के आने की क्या प्रोबेबिलिटी, 2 हेड के आने की क्या प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए 2 चीजें चाहिए, टोटल आउटकम एंड फेवरेबल आउटकम। तो 4 कॉइन्स के लिए टोटल आउटकम कितनी बनेगी, 2 रेज़्ड टू पावर 4, 16। तो आपने तमाम प्रोबेबिलिटीज के लिए 16 लिख देना है, डिनोमिनेटर के तौर पर 16 पहुंच जाएगा। ये बात क्लियर हो गई, तमाम की प्रोबेबिलिटीज का डिनोमिनेटर 16 आ गया। अब इन 16 में से आपने देखनी है फेवरेबल आउटकम, कि 0 हेड वाली फेवरेबल आउटकम कितनी होंगी 16 में से, सिर्फ 1 होगी। तो 0 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, 1/16। ये बात क्लियर। अब देखिए मैंने तो सैंपल स्पेस बनाई ही नहीं है, तो हमें कैसे पता चल रहा है कि अभी 1 होगी, 4 होंगी, 6 होंगी क्या। तो इसके लिए भाई बड़ी सिंपल सी बात है, आप लोगों ने करना है 4 जितनी मर्तबा एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, C0, जरा 4C0 करो, तो ये आपका न्यूमरेटर बन गया है। ओके, इसी तरह से हमने देखना है 1 हेड के लिए कितनी आउटकम्स होंगी, तो 4C1, 4 आउटकम्स होंगी। ये न्यूमरेटर आ गए आपके पास, डिनोमिनेटर ऑलरेडी 16 लिखा हुआ है हमने। फिर 2 के लिए ये इसकी फेवरेबल आउटकम्स आपके पास आ जाएंगी। अब देखिए आपका काम इजी नहीं होता जा रहा, 4C2 कितनी 6, 4C3 एंड 4C4 1। और अगर आप लोग गौर करें तो प्रोबेबिलिटीज का सम जरा करके देखें, समीशन पी ऑफ एक्स, जब भी किसी रैंडम वेरिएबल की तमाम प्रोबेबिलिटीज का सम करेंगे तो ऑलवेज इक्वल टू 1। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आपने कहा था सम ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज इक्वल टू 1, ये वैसा ही है
तो sum of probabilities of a random variable always equal to, अगर आपके पास उन तमाम वेरिएबल्स की प्रोबेबिलिटीज का सम 1 से कम है या 1 से ज्यादा है तो कह देना डेटा इज फैक्टिशियस, सॉल्व ना करके देना, 1 होना चाहिए। तो जब भी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 से ग्रेटर 1 से स्मॉलर डेटा इज फैक्टिशियस, सॉल्व नहीं करना। ऑलराइट, यहां तक बात समझ आ गई है बेटा। अब अगर आपसे एक्सपेक्टेड नंबर पूछ लिए हैं तो क्या फार्मूला था, समीशन एक्स पी ऑफ एक्स, करो ना दोनों को मल्टीप्लाई, एंड पे जाके ऐड कर लो। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/16, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12/16, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12/16, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/16, इन सबको ऐड कर लो। जैसे ही ऐड किया 32/16 इज इक्वल टू 2, तो एक्सपेक्टेड इफ 4 coins are tossed, the expected number of head appears is true। और क्या मतलब कि भाई अगर मैं 4 coins को टॉस करूं ना तो भाई 2 मर्तबा हेड के आने के चांसेस हैं। ये है एक्सपेक्टेड कि भाई आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है उसके साथ, कि कितनी मरतबा हेड के आने की क्या एक्सपेक्टेशन। हमने कहा कि भाई 4 में से 2 टाइम्स हेड आने के चांसेस हैं। प्रोबेबिलिटीज, तो प्रोबेबिलिटीज की रेंज 0 और 1 के दरमियान है, वो 2 नहीं हो सकती प्रोबेबिलिटी। अब एक्सपेक्टेड नंबर है कि इतनी मरतबा एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करूं तो इसके आने के कितने चांसेस हैं, इन टोटल में से कितनी मरतबा ये अपीयर होता है। ऑलराइट, सेम क्वेश्चन हमारे नोट्स में मौजूद है एक डिफरेंट एग्जांपल के साथ। अब हम लोग जरा उसको सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। तो ये देखें क्वेश्चन नंबर 21। हाँ, अब जरा इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करके मुझे सिर्फ x की वैल्यूज को डिटरमिन करके दें। शाबाश, क्या हमारे इस क्वेश्चन में x की वैल्यूज क्या होंगी। रैंडम, सबसे पहला काम रैंडम वेरिएबल को आइडेंटिफाई किया करें। रैंडम वेरिएबल को आइडेंटिफाई करें सबसे पहले। बेटा रैंडम वेरिएबल जैसे मैंने लिखा था 0 1 2 3 4, वो आपने देखना है कौन सा है। तो मतलब तमाम तर पॉसिबल आउटकम देखो। A box contains 8 items of which 2 are defective, तो मतलब 6 गुड आइटम्स हैं। फिर क्या कहता है, a man selected 3 items at random, find the expected number of, यार ये देखो ना x, क्या हमने कहा भाई 3 उसने आइटम सेलेक्ट किए और उनमें से कोई भी डिफेक्टिव, 0 से स्टार्ट लिया करो, कोई भी डिफेक्टिव नहीं है, मतलब सारे के सारे गुड हैं। फिर हमने कहा एक डिफेक्टिव हो सकता है, हमने कहा अब इसी तरह से 2 डिफेक्टिव हो सकते हैं आउट ऑफ, हाँ जी, और हमने कहा बस यही है, 3 डिफेक्टिव नहीं हो सकते क्योंकि टोटल 2 डिफेक्टिव हैं। ओके, तो यहाँ पे 3 का 3 ना लिख देना, 2 डिफेक्टिव है टोटल 8 में से 3 कैसे मैं उसमें से चूज कर दूं। तो ये है उसकी टोटल आउटपुट। अब आपने जाकर इनकी प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है, ये तो आपको पहले ही आती हैं। कैसे कि भाई ये देखें, गुड, डिफेक्टिव, टोटल, टोटल 8, गुड 6, डिफेक्टिव 2। अब सबसे पहले आपने कहा कोई भी डिफेक्टिव नहीं है आउट ऑफ 3, क्या मतलब तीनों के तीनों गुड है। भाई इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लो। कैसे फाइंड करेंगे, 6c3 डिवाइडेड बाय 8c3, वो 2c0 करने की जरूरत नहीं, आंसर 1 होता है ना। ओके, तो देखें क्या प्रोबेबिलिटी, अब इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ x देखें। हाँ जी बताएं, शाबाश। 5/14,
अब 1 के लिए जब जाएंगे तो ये देखो भाई, डिफेक्टिव को 1 तो गुड कितने हो जाएंगे फिर 2 हो जाएंगे। ऐसा नहीं लग रहा जैसे गुड डिपेंड कर रहा है डिफेक्टिव के ऊपर? तो ये डिपेंडेंट इवेंट होता है, सिलेक्शन हमेशा डिपेंड कर रही होती है। अच्छा अब देखें यहां पर, तो 1 के लिए 6C2 मल्टीप्लाइड बाय 2C1 डिवाइडेड बाय 8C3 15 बाय 28। इसी तरह 2 डिफेक्टिव होंगे तो ये देखें 2 डिफेक्टिव होंगे तो 1 गुड आइटम बन जाएगा 6C1 multiplied by 2C2 divided by 8C3 and the answer is, अच्छा अब जरा प्रोबेबिलिटीज का सम करना। इज इक्वल टू 1। इट मीन्स दैट मेरा क्वेश्चन बिल्कुल सही चल रहा है। ये बात समझ आ गई आप बच्चों को? क्लियर है ये बात? अच्छा अब अगर उसने मुझे एक्सपेक्टेड नंबर पूछे तो सिंपली मैं क्या करूंगा, x p ऑफ x ये 0 हो गया, 15 बाय 28 हो गया, यहाँ पे 6 बाय 28 इज इक्वल टू 21 बाय 28, 3 बाय 4 0.75। ये एक्सपेक्टेड नंबर आपके पास आ गया है। आई होप कि आपको एक्सपेक्टेड नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब देखिए अगर आपके पास ऐसी स्टेटमेंट आ जाए तो आपने रैंडम वेरिएबल भी चूज करना है, उसमें उसकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज को भी देखना है और फिर जाके एक्सपेक्टेड नंबर फाइंड करना है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन में वेरिएबल खुद बता देता है, उनकी एक्सपेक्टेड वैल्यूज भी खुद बता देता है, प्रोबेबिलिटीज उनकी प्रोबेबिलिटीज भी खुद बता देता है और आपसे पूछता है फाइंड एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल। जरा भी नहीं परेशान होना, ये सारा काम आपको कैलकुलेटर करके नहीं देता था। मीन का कैलकुलेटर नहीं फाइंड करके देता भाई, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन ही तो एक्सपेक्टेड नंबर है, ऐसा ही है ना? क्या स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेटर नहीं फाइंड करके देता, वेरिएंस नहीं करके देता? फर्क क्या है, फ्रीक्वेंसी के कॉलम में प्रोबेबिलिटीज लिख देना, बस इतना सा फर्क है। तो आप लोगों ने ऐसी सिचुएशन में अपना कैलकुलेटर उठाना है, ये देखिए शिफ्ट 3 1 वेरिएबल, फ्रीक्वेंसी ऑन करनी है, शिफ्ट सेटअप डाउन एरो 4 एंड 1। ओके अब यहां पे 0 1 2। अब इनकी प्रोबेबिलिटीज, इसकी प्रोबेबिलिटी 0 की क्या थी, 5 बाय 14, 5 बाय 14 जी, 1 की 15 बाय 28 एंड 3 बाय 28। एसी की प्रेस की, शिफ्ट 1 4 2 इज इक्वल टू, एक्सपेक्टेड नंबर आ गया, तो आपको एक्स पी ऑफ एक्स करने की जरूरत नहीं। क्लियर? इसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ ले तो शिफ्ट 1 4 3 ये इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है 0.63। वेरिएंस पूछ ले तो इसका स्क्वायर 0.4। ऑलराइट, यही मेथड आप लोग अप्लाई कर सकते हैं अपने प्रीवियस क्वेश्चन के ऊपर। इधर ये आप लोगों ने फाइंड किया, यहां पर जो क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने सॉल्व किए उसमें एक्स भी हम लोगों ने फाइंड किए, प्रोबेबिलिटीज ऑफ एक्स भी हम लोगों ने फाइंड किए। अब आप इधर आएंगे, सेटअप 3 1 इधर 0 1 2 3 4 1 बाय 16 4 बाय 16 6 बाय 16 4 बाय 16 1 बाय 16 AC शिफ्ट 1 4 2। ये देखो
एक्सपेक्टेड नंबर आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन शिफ्ट 1 4 3, ये स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका स्क्वायर वेरिएंस हो जाएगा। ऑलराइट, तो अगर आपको प्रोबेबिलिटीज और रैंडम वेरिएबल गिवन हो तो जस्ट कैलकुलेटर उठाना है और जाकर सॉल्व कर लेना है। आई होप इतना काम आप लोग कर लेंगे, हो जाएगा इसीलिए। अच्छा, अब एक और ट्विस्ट सुने। अब बच्चा ये सोचता है स्टूडेंट्स कि भाई यही काम तो इजी हो गया कि अगर मुझे रैंडम वेरिएबल और प्रोबेबिलिटी गिवन है तो मैं तो कैलकुलेटर को बताकर ये आंसर फाइंड कर सकता हूँ, अब कोई मुश्किल नहीं है। बच्चे को जो मुश्किल आती है वो इस बात पे आती है कि रैंडम वेरिएबल भी चलो वो किसी ना किसी तरह आइडेंटिफाई कर लेता है, मुश्किल इस बात पे आती है कि उसकी प्रोबेबिलिटीज क्या है। अक्सर बच्चे वहां पे मिस्टेक कर देते हैं, प्रोबेबिलिटीज को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ये था बेसिक नॉलेज जो कि आपने एग्जाम में अप्लाई नहीं करता, तो अब आपने एग्जाम में ट्रिक्स अप्लाई करनी है। और वो ट्रिक्स क्या है भाई, जिस चीज का एक्सपेक्टेड नंबर आप लोगों ने फाइंड करना है, किसका एक्सपेक्टेड नंबर फाइंड करना है, तो आपने ये सोचना है कि अगर मैं एक कॉइन को टॉस करूं, अगर मैं एक कॉइन को टॉस करूं तो उसके ऊपर एक मरतबा हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। किसी को कोई इशू, मतलब एक्सपेरिमेंट को सिंगल टाइम रिपीट करना है और उसकी प्रोबेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करना है कि इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या बन जानी है, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय एक्सपेरिमेंट कितनी मर्तबा रिपीट किया गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इतना था काम जो कि आपने एग्जाम में जाके करना, एक मर्तबा उस इवेंट के अकर होने की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय कितनी मर्तबा एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर रही हो या कितने यूनिट सेलेक्ट किए हैं तुमने। ऑलराइट, यही शॉर्टकट मेथड हम लोग अप्लाई करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 अपने नोट्स पर। ये देखो कुछ इस तरह से, अब आपने एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही करना है। अब इसको जैसे ही आपने देखा एक्सपेक्टेड नंबर का क्वेश्चन, सबसे पहली चीज आपने देखी एक्सपेक्टेड नंबर किसके, हमने कहा डिफेक्टिव आइटम। अब देखो यार, अगर ये सिचुएशन हो, ये देखें ये, तो एक डिफेक्टिव नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होनी है। देखो सिंप्लीफिकेशन में जाके खुद को उलझन में डालना है भाई, आप बिल्कुल कंप्लीट चले ना, 2/8 क्लियर। अच्छा, फिर मल्टीप्लाइड बाय भाई कितने यूनिट सिलेक्ट किए, बस इज इक्वल टू 6/8 इज इक्वल टू 3/4 इज इक्वल टू 0.75, क्वेश्चन सॉल्व। सिर्फ इतना सा एक्सपेक्टेड नंबर सॉल्व हो गए। ऑलराइट, अच्छा अगर मैं यहां पे डिफेक्टिव आइटम्स की जगह पे लिख दूं गुड आइटम्स, अब अगर प्रॉपर मेथड में जाऊं ना तो इसके लिए जो रैंडम वेरिएबल बनता है 0 1 2 3 ये बनता है, मतलब ये 4 की मुझे प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी पड़ेगी फिर जाके क्वेश्चन सॉल्व होना है। लेकिन अब क्या, सिंपल सी बात, देखियो गुड आइटम्स आने की प्रोबेबिलिटी मैंने कितने सिलेक्ट किए, 18/8, क्वेश्चन सॉल्व एंड द आंसर इज 2.25। अब यहां पे अगर आप लोग देखो भाई 2.25 गुड, 0.75 डिफेक्टिव, दोनों को ऐड करो तो टोटल 3 आइटम पूरे हो गए हैं। ओके हो गया, डन। अच्छा, आई होप कि आप लोगों को बेटा ये डिफेक्टिव आइटम्स क्लियर हो गए हैं। चैप्टर नंबर 11 अब कंप्लीट हो गए। अब आप लोगों ने चलना है इसके सेल्फ टेस्ट की तरफ, और सेल्फ टेस्ट में ऐसे कोई क्वेश्चन जो आप लोगों से सॉल्व नहीं हो पाए वो मुझे आप जरा जल्दी जल्दी से बता दें जी। अच्छा जरा ना सीक्वेंस के साथ आप लोगों ने चलना है, जल्दी जल्दी से मुझे ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन जिस तरह से आए हैं आप लोगों ने वैसे ही इनको देख लेना है। हाँ जी, 11.8। अच्छा 8 के अंदर देखे, अच्छा 8 के लिए ना अभी हम लोगों ने ये नहीं पढ़ा, इसका जो ताल्लुक है ना ये हमारी नेक्स्ट चैप्टर से है।
लेकिन अभी के लिए आप लोगों ने ये याद कर देना है कि हमारे पास अगर कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स हों तो उनके लिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज होती है। तो ये बेसिकली 12 चैप्टर का क्वेश्चन था जो कि 11 चैप्टर में दे दिया गया है। ये कॉन्सेप्ट अभी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने पढ़ने हैं जी। नेक्स्ट 16। अच्छा 16 में देखें, कहता है सम लेस देन 7, बेटा बताया हुआ है 15/36। अच्छा चलो सम इक्वल टू 7, 6/36, 1/6। और इसी तरह से सम मोर देन 7, 15/36। ओके हाँ जी। नेक्स्ट जी, यहाँ पे एक क्वेश्चन 22 आया हुआ है, दूसरा 13। कहते हैं 4 coins are tossed simultaneously, the number of outcomes containing at least 2 tails। बड़ा आला क्वेश्चन है भाई। 4 coins हैं तो टोटल आउटकम्स कितनी बन जाएंगी? 2⁴ इज इक्वल टू टोटल 16 है। हमने कौन सी आउटकम बतानी है? एटलीस्ट। तो यहां पर ये वेरिएबल की वैल्यू 2 टेल से मुराद मतलब 2, 3 एंड 4। ऐसा नहीं है मैंने 2। अब क्या करना है ये देखें भाई, 4C2 ये 2 टेल्स के लिए आउटकम, प्लस 4C3 ये 3 टेल्स के लिए आउटकम, प्लस 4C4 ये 4 टेल्स के लिए आउटकम, टोटल 11। 16 में से 11 आउटकम है। तो अब नहीं बनानी पड़ेंगी आप लोगों को। ओके जी। नेक्स्ट। अच्छा ये जैसे 14 वाले क्वेश्चन है भाई, ये वैल्यूज को पुट करके देख लिया करें, जहां पर 10 के इक्वल आ जाए वो आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अच्छा 22 के लिए भी आया हुआ था, तो बेटा जिसकी प्रोबेबिलिटी 5% से लेस हो देन हो, मतलब हमेशा याद रखिएगा कि कोई ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 5% से कम हो, उस इवेंट को हम लोग कहते रहते हैं अनलाइकली टू अकर। मतलब एक रोड एक्सीडेंट हुआ, उसमें किसी पर्सन की मतलब हालत तशवीशनाक है, हम लोग हॉस्पिटल लेके गए, डॉक्टर्स ने कहा जनाब इसके बचने के 3% चांसेस हैं। इट मींस दैट नो चांस। ओके तो अगर प्रोबेबिलिटी 0.01 है तो ऐसे इवेंट्स को कहते हैं अनलाइकली टू अकर, जिनके अकर होने के कोई चांसेस नहीं है, मतलब उसके बचने के कोई चांस नहीं है। ऑलराइट अनलाइकली टू अकर, कैन नॉट अकर 0%, कैन नॉट अकर। और अगर कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी हो अनलाइकली टू अकर, चांसेस हैं लेकिन बहुत कम चांसेस ना होने के बराबर है। कैन नॉट अकर प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 0 जी। नेक्स्ट 22 के बाद बताएं 31। अच्छा 31 के लिए देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, देखते ही पता चल गया 1 से ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। तो गलत है ना बेटा, कॉमन सेंस, कॉमन सेंस। कोई भी इवेंट ऐसा नहीं है जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 से ग्रेटर हो जाए, जैसे ही देखा 1 से ग्रेटर, क्वेश्चन गलत है भाई, डेटा फैक्टिशियस। अच्छा फिर एक स्टूडेंट ने पूछा 32, 33 और 34 ये एक जैसे हैं। बहुत कमाल के क्वेश्चन है यार ये। अब देखें यहाँ पर भाई आपके पास 3 हॉर्सेस, उसने नेम बता दिए A, B एंड C। मतलब जैसे हॉर्सेस की रेस नहीं होती, रेस हुई तो उन्हें पता है कि भाई वो कहते हैं A is twice as likely to win as B। क्या मतलब कि भाई अगर B एक मैच जीतता है ना तो A 2 मैच जीत जाता है। A के जीतने के चांसेस B से 2 टाइम्स ज्यादा है। ऑलराइट फिर कहते हैं दूसरी स्टेटमेंट, B
is 3 times as likely to win as C. मतलब B, C अगर एक मैच जीतता है तो B 3 मैच जीत जाता है। अब इसका क्या मतलब कि अगर B 3 जीत जाता है तो A 6 जीत जाता है। ओके, अब इसको कैसे बनाना है, हमने ना ये देखिए रेशोज हैं ये बेसिकली। पहली रेशो है A रेशो B, ओके, और ये रेशो क्या है 2 रेशो 1। ये बात समझ आ गई आपको। दूसरी रेशो है B रेशो C, और ये रेशो क्या है 3 रेशो 1। क्या आपको ये बात समझ आ गई है? कंबाइंड रेशो क्या A रेशो B रेशो C। A रेशो B क्या है 2 रेशो 1। B रेशो C क्या है 3 रेशो 1। कंबाइंड रेशो के लिए ये इस तरह, ये इस तरह और इस तरह। अब देखें 2 3s are 6 रेशो, 3 1s are and 1 1s are। अब अगर आप लोग गौर से देखें तो इस एक लाइन में पूरी स्टेटमेंट को नहीं कवर कर दिया कि सी अगर एक मैच जीतता है तो बी उसकी निस्बत 3 मैचेस जीत जाता है, लेकिन जो ए की जीतने की प्रोबेबिलिटी है वो बी से 2 टाइम्स है। तो बी के लिए अगर 3 है तो ए के लिए 6 है। आपको याद है मैंने आपको ऑड्स बढ़ाए थे? तो आपने वहां पे प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड की थी 6। अब ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 6/10। बी के जीतने की क्या प्रोबेबिलिटी आ जाएगी और सी के जीतने की क्या प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ये इनके जीतने की प्रोबेबिलिटीज है। उसने आपसे क्या पूछा द प्रोबेबिलिटी दैट ए विंस, ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी 6/10 इज इक्वल टू 3/5, ये रहा। बी और सी, बी और सी एडिशन लॉ नहीं लग गया, तो बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी 3, सी के जीतने की प्रोबेबिलिटी 1, टोटल 4/10। सिंप्लीफाई करें 2/5, क्लियर। फिर 33, ए और बी एडिशन लॉ, ए के लिए 6, बी के लिए 3 प्लस किया 9/10। हाँ जी, अब बताएं और बताएं, शाबाश। इसके अलावा कोई क्वेश्चन वगैरह जल्दी से बताएं जी। अच्छा 36 37 सुनते हैं। 36 37 भाई कॉन्सेप्ट्स हैं, आप लोगों ने पता नहीं कैसे किए होंगे, लेकिन एक बार सुनेंगे। आप लोगों ने हो सकता है यहां से पढ़ा हो, पीछे जाके देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, आपने कहा ओके ये म्यूचुअली होता है ये नॉन म्यूचुअली होता है। ऐसा नहीं करना। अब सुने, कोई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होते हैं जिसमें कॉमन ना हो। कॉमन कब नहीं होंगे, जब राहें जुदा जुदा होंगी, कभी नहीं कॉमन आने वाले। अब आपको पता है सपोज क्या आपका दोस्त ना इस रोड पे सीधा जा रहा है, आपको पता है कि यार अगर मैं इस रोड पे चलना शुरू कर दूं शायद मेरे दोस्त से मुलाकात हो जाए। कब पॉसिबल होगा, थोड़ा सा स्पीड से चलना पड़ेगा उसकी निस्बत, मतलब। लेकिन आपको पता है कि यार आपका दोस्त ये इस रोड पे जा रहा है, आप किसी और रोड पे चल पड़े, क्या कभी मुलाकात होगी? तो कॉमन नहीं होगा। कॉमन नहीं होगा तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सेम रूट पे चल रहे हैं तो फिर कॉमन आ सकता है, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया? अब देखो भाई उसने कहा मेरे पास ए बी सी है, ए में कहते हैं ऑल 3 स्टॉक्स राइज इन प्राइस, मतलब तीनों के तीनों हाई जा रही हैं। स्टॉक बी में कहते हैं स्टॉक 1 राइज इन प्राइस, मतलब ये भी हाई चला गया। कहते स्टॉक 2 जो है एक्सपीरियंसेस ₹5 ड्रॉप इन प्राइस। कहता बताओ ए एंड बी क्या है, तो बेटा ए इवेंट ए अपवर्ड, इवेंट बी दोनों मुलाकात कर लेंगे भाई, कॉमन आ जाएगा दोनों में, कॉमन आ जाएगा तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व। अब कहता है बताओ ए एंड सी, भाई ए ऊपर की तरफ जा रहा है,
और सी नीचे की तरफ जा रहा है, क्या कभी मिलेंगे? डायरेक्शन ही डिफरेंट है, अपोजिट डायरेक्शन है, कोई चीज कॉमन नहीं आने वाली। जब कॉमन नहीं आने वाला तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। ऑलराइट, हाँ जी 30। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें, कहते हैं फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 टू कॉर्ड्स आर ड्रॉन इन सक्सेशन। इन सक्सेशन का मतलब होता है एक के बाद दीगरे, एक के बाद दूसरा, मतलब दोनों कार्ड है टाइम नहीं ड्रॉ किए, पहला कार्ड ड्रॉ किया फिर हम लोगों ने दूसरा कार्ड ड्रॉ किया। ओके, अच्छा फिर कहता है द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड्स आर स्पेड कार्ड। यार दोनों के दोनों स्पेड कार्ड, मतलब पहला स्पेड कार्ड सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? मल्टीप्लाइड, अभी मेरा एक कार्ड आया है, दूसरा भी तो स्पेड कार्ड है, अब एक कार्ड ड्रॉ कर चुका हूं, अब 12/50। ओके ओके, अदरवाइज भाई इसके ऊपर आप लोग स्पेड कार्ड कितने होते हैं? सी टू, दोनों के दोनों स्पेड है ना, डिवाइडेड बाय, तो भी सेम आंसर है। ओके, ये मतलब मेथड है पूरा, और ये बेसिक काउंटिंग टेक्निक्स है। ऑलराइट जी, नेक्स्ट, चलो बेटा जल्दी जल्दी जल्दी। जी 58 और 44। अच्छा जी, 44 में देखें, इन अ गेम ऑफ क्रैप्स 2 डाइसेस आर रोल्ड। ये 44 45 एक जैसे हैं, सम 2 डाइसेस हैं, टोटल आउटकम कितनी हो जाएंगी? कहते हैं सम ऑन द डाइस इज 7 और 11, तो आप जीत जाएंगे। हालांकि अगर आप लोग देखें तो सम 2 से लेके 12 तक होता है, ऐसा ही है ना। आपने कहा कि भाई मैं उस टाइम जीतूंगा जब सम 7 या 11 होगा, इसका ये मतलब नहीं है कि 7 और 11 होंगे तो आप हार जाएंगे, इसका ये मतलब नहीं है। कहते आप हारेंगे कब? जब सम आपके पास 2 3 और, मतलब अगर 4 आ जाता है, 5 आ जाता है, 6 आ जाता है, 8 आ जाता है, 9 आ जाता है, 10 आ जाता है, तो आप ड्रॉ है मैच, ना आप जीते हैं ना आप हारेंगे। ओके, तो जीतेंगे कब के? जब 7 और 11 होगा। हारेंगे कब? जब 2 3 और 12। तो कहता है भाई आपके जीतने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो यार 7 के लिए कितनी आउटकम्स हैं? 6। 11 के लिए कितनी आउटकम्स हैं? टोटल आउटकम्स कितने में से? क्वेश्चन सॉल्व हो गया आप लोगों का, 2/9। सम 7 के लिए 6/36 प्लस 11 के लिए 2/36। ओके, कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों में, बस दोनों की प्रोबेबिलिटीज को ऐड किया, 8/36 सिंप्लीफाई किया तो 2/9। और भाई सम 2 के लिए कितनी आउटकम्स? 3 के लिए 2, 12 के लिए 1, टोटल फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू 1/9। ऑलराइट, क्लियर? नेक्स्ट बेटा, शाबाश। अच्छा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स में से पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 4037। 37, हाँ 37 और 40 में देखिए 52 कॉर्ड्स, 2 कॉर्ड्स आर ड्रॉन इन सक्सेशन, या क्या बात देख रहे, तो मतलब रेपिटेशन नॉट अलाउड। तो भाई अगर आपने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट सैंपल स्पेस बताने हैं, तो बेटा इसके लिए आंसर होता है 52C2। ये करेक्ट आंसर है, क्वेश्चन में मिस्टेक है, 52C2 ये इसका करेक्ट आंसर है। क्या आंसर आ रहा है? आंसर इससे क्या आ रहा है?
ये इसका करेक्ट आंसर है। क्या बेटा इन सक्सेशन हैं, रेपिटेशन नॉट अलाउड, तो इसके लिए टोटल आउटकम जो फाइंड करनी होती है तो वो हमारे पास 52C2 से आती है, इस तरह से। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कोई है जो आप लोगों ने समझना हो? आप देखें ये क्वेश्चन ज्यादा इजी नहीं हो गए आप लोगों के लिए, ये जरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी साथ साथ जीवन है, तो आप लोगों ने ये सॉल्व कर लेनी है जैसे ही यहाँ पर गिवन है। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों ने पूछना हो। 63 58 के लिए देखें, A and B play 4 games of chess. A's chances of winning the game is 7/10. What is the probability that A wins 3 games consecutively only and loses the remaining one? तो मतलब वो कह रहा है win consecutively, ठीक है, and loses the remaining one. अब इसकी एक सिचुएशन ये है, इसकी दूसरी सिचुएशन win, अच्छा इसकी जो दूसरी सिचुएशन बनेगी ना कंसेक्टिव सिचुएशन में, वो बनेगी या फिर लूज, पहला मैच हार गया, अगले तीनों जीत जाएगा। इसके अलावा लूज जो मैच हार रहा है ना लॉस, वो ना सेंटर में कहीं नहीं आ सकता, क्योंकि अगर सेंटर में आ जाता है ना तो कंसेक्टिव विन्स नहीं आती। तो विन करने की प्रोबेबिलिटी, जहां पे विन है वहां पे 7/10 और जहां पे लूज है वहां पे 3/10। क्लियर? 63 का आपने? हाँ जी, ये 63 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसी से रेलिवेंट ये हमारे पास क्वेश्चन है 64, 65, 66, ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन है हमारे लिए, हम इनको जरा डिस्कस कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस की स्टेटमेंट को जरा गौर से देखें। कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन ऑन फर्स्ट 3 days ऑफ अगस्त इज एज फॉलो। पहले दिन बारिश होने की प्रोबेबिलिटी 3/10, मतलब ना होने की प्रोबेबिलिटी 7/10। सेकेंड डे, अब देखते हो वो आपको बता रहा है कि अगर पहले दिन बारिश हो जाए, इफ रेन ऑन फर्स्ट डे, तो फिर सेकेंड डे रेन होने के चांसेस 5/10 है, और अगर फर्स्ट डे बारिश नहीं होती तो फिर सेकेंड डे रेन होने के चांसेस 2/10 है। ऑलराइट, अब फिर थर्ड डे फिर कहते हैं कि भाई अगर फर्स्ट एंड सेकेंड डे रेन हुई तो तीसरे दिन बारिश होने के चांसेस 9/10 है। अगर सिर्फ पहले दिन बारिश हुई, मतलब दूसरे दिन नहीं हुई, तो तीसरे दिन बारिश होने के चांसेस 5/10 है। अगर दूसरे दिन बारिश हुई, पहले दिन नहीं हुई, और तीसरे दिन बारिश होने के चांसेस 3/10 है। लेकिन अगर पहले दोनों दिन बारिश नहीं हुई तो तीसरे दिन बारिश होने के चांसेस 5/10। अब तमाम क्वेश्चन आपके पास ऐसे ही है। अब ये कहते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट रेन ऑन ऑल 3 days। भाई हमने क्या कहा कि भाई फर्स्ट डे रेन, सेकंड डे रेन, थर्ड डे रेन, ऐसे ही है ना। अच्छा अब इसको गौर से सुनो, फर्स्ट डे रेन होने के चांसेस मल्टीप्लाइड बाय सेकंड डे रेन, लेकिन 5/10 2/10 दोनों ही तो सेकंड डे रेन के लिए थे। लेकिन हमने क्या देखना है, अगर पहले दिन बारिश है तो दूसरे दिन बारिश, क्योंकि ये देखो पहले दिन बारिश हो चुकी है, तो दूसरे दिन बारिश होने के लिए 5/10। अब इन दोनों दिनों में बारिश हो चुकी है तो तीसरे दिन बारिश होने के चांसेस 9/10। तो हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा 135,000.135। ओके, खत्म हो गया। अब इसी तरह से नेक्स्ट को सिर्फ रिक्वायरमेंट चेंज है, कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन ऑन
सिर्फ सेकंड डे रेन होने के चांसेस क्या है? सिर्फ सेकंड डे रेन होने के क्या चांसेस हैं? हाँ जी, अब इसको कैसे फाइंड करना है? सेकंड डे रेन पहले हमने बताना है कि फर्स्ट डे रेन ना हो, तो सेकंड डे रेन होने के क्या चांसेस हैं? हाँ जी, प्लस ये दूसरा ऑप्शन है ना कि अगर फर्स्ट डे रेन हो जाए तो सेकंड डे रेन होने के क्या चांसेस? अच्छा, उसने कहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन ऑन सेकंड डे ओनली, मतलब फर्स्ट डे नहीं हुई, तो फर्स्ट डे नहीं हुई तो 2/10, तो 2/10 ये हमारे पास आंसर, अगर इफ नो रेन ऑन फर्स्ट डे। हाँ जी, और अगर यहां पर देखें सबके लिहाज से बनाएंगे, प्रोबेबिलिटी फर्स्ट 3 डेज ये है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन ऑन सेकंड डे ओनली, सिर्फ और सिर्फ सेकंड डे बारिश होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो जहां जब उसने क्या दिया ना ओनली सेकंड डे, मतलब फर्स्ट डे बारिश ना हो, सेकंड डे बारिश हो, थर्ड डे बारिश ना हो, हमने 3 दिनों को देखना है। फर्स्ट डे बारिश ना होने के चांसेस, 3/10 तो बारिश होने के चांसेस है, तो 7/10 मल्टीप्लाइड बाय, अगर फर्स्ट डे बारिश ना हो तो सेकंड डे बारिश होने के चांसेस है 2/10 मल्टीप्लाई, थर्ड डे अगर सेकंड डे बारिश है तो थर्ड डे बारिश होने के चांसेस 3/10, तो ना होने के चांसेस, एंड आंसर इज 0.098, ऑप्शन सी। क्लियर? इसी तरह से अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 65 एंड 66 सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन 68। अच्छा, ऑप्शन बी एंड ए, अच्छा ये क्वेश्चन भी गलत था, इस तरह से देख लेते हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ। अ बैग कंटेन 6 रेड, 3 ब्लैक, 2 ब्लू, तो टोटल 11. 2 balls are selected at random without replacement. Which 2 of the following statements are correct? हाँ जी, probability that first ball is red and second ball is black is 9/11. All right. अच्छा, अब देखो भाई, फर्स्ट एंड सेकंड परमुटेशन अप्लाई होता है, तो इसके लिए अगर आप लोग देखें तो हमारे पास आ जाना है फर्स्ट ब्लैक बॉल 3 P1 multiplied by second ball is black 6 P1, मतलब ब्लू में से 0, तो लिखने की जरूरत नहीं है, डिवाइडेड बाय 11 P2 इज इक्वल टू 9/55। ये स्टेटमेंट ठीक है, इसकी हमने क्या करेक्ट बतानी थी, ये स्टेटमेंट ठीक है। आई होप कि ये बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट बॉल इज रेड, सेकंड बॉल इज ब्लैक इज 18/20। तो बेटा ये देखिए स्टेटमेंट तो सारी ये सेम ही है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 9/55 है, तो ये 18/21 के इक्वल नहीं हो सकती, तो चेक करने की वैसे जरूरत ही नहीं है, ये गलत है स्टेटमेंट। क्लियर? फिर प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर रेड इज, तो दोनों की दोनों रेड बॉल हैं, तो भाई रेड बॉल 6। अब जब दोनों की दोनों रेड है, चाहे कॉम्बिनेशन चाहे परमुटेशन ऑर्डर में फर्क नहीं पड़ना, तो 6C2 डिवाइडेड बाय 11C2 3 इसने क्या कहा 36। अच्छा, इस तरह का यह मतलब नहीं है, गलत है, 36/121 इज इक्वल टू, नहीं हो जरा सिंप्लीफाई, अब कर रहा है। ओके, the probability that neither ball is red is 15/20। देखो रेड को 0 कर दो, लेकिन बेटा अब उसने ये नहीं बताया कि बाकी दोनों बॉल्स कहां से,
तो वो यहां से दोनों की दो, तो मतलब 5 में से 2। अब P नहीं बेटा, ऑर्डर की इंपॉर्टेंस नहीं थी। 6C0 मल्टीप्लाइड बाय 5C2 divided by 11C2 is equal to 2/11। तो 25/121 वैसे भी 2/11 के इक्वल नहीं होता, तो ये भी कर सकता है। तो सिर्फ ऑप्शन ए हमारे पास ठीक है। ऑल राइट, क्लियर है ये बात? अच्छा बेटा, हमारे ये सेल्फ टेस्ट भी सॉल्व हो चुका है। आई होप कि आप लोगों को चैप्टर नंबर 11 अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर नंबर 12 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।